तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि हमें पता है कि नीट के पेपर में अब इस एक दिन रह गया है और ये एक दिन ये तय करेगा कि आप कितना मार्क्स लेके आ रहे हो और कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हो दोस्तों। तो अब मैं ये जो सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसके पार्ट 2 में अगले 5 से 10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और याद रखना दोस्तों, जब आप संडे को पेपर देके आओगे, तो आप ज़रूर बोलोगे कि अमन सर ने जो बताया था, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो ये मैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कराए थे। इस बार भी कराऊँगा और गारंटीड है, एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आपको पता लगेगा कि इससे आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। और पहली बात, डरना नहीं है, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? अब मुझे स्टेबिलिटी बतानी है कि इन चारों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। ये क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन ये पूछते हैं स्टेबिलिटी के पर्पस पे, और बहुत आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसी लहजे में इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। तो देखो ध्यान से, हम हर एक अल्कीन को ध्यान से देखेंगे और फिर उसकी स्टेबिलिटी को तय करेंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर ये जो मेरा अल्कीन है और ये चारों अल्कीन में से पहले वाले के केस में रेजोनेंस हो रही है दोस्तों। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसके बाद रेजोनेंस होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन होता है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट होता है दोस्तों। आ रही है एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोस्तों। ये चारों चीजें याद रखना आप। इनसे क्या होगा, आपको एक हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आने चाहिए। तो देखो, रेजोनेंस कर रहा है ये, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स ये कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड के बाद जब पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर लोन पेयर हो ना, तो वो क्या करता है दोस्तों? रेजोनेंस करता है। और रेजोनेंस करेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो जहां भी आप रेजोनेंस देखोगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा, अनलेस अनटिल वो एरोमेटिक ना हो दोस्तों। समझ में आ गया? तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? रेजोनेंस वाले की। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोवेस्ट पीके वैल्यू। लोवेस्ट पीके वैल्यू का मतलब क्या है? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लास के अंदर। एक क्वेश्चन गारंटीड इस पे रहेगा, हर साल पूछता है। या तो वो एसिड स्ट्रेंथ पूछेगा या फिर वो पीके वैल्यू पूछेगा। तो मैंने क्लास के अंदर आपको दोस्त बताया हुआ है कि एसिड जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू होती है दोस्तों। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो एसिड में के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस जो ज्यादा एसिडिक होगा, इसका मतलब उसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी दोस्तों। तो लोवेस्ट पीके पूछा गया यहाँ पर। दैट मींस इसने पूछा है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा है। क्या पूछा है दोस्तों? मोस्ट एसिडिक, है ना? वो क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे एनटीए वाले। एनटीए वाले जो अपने मामा बैठे हैं, वो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, है ना? सेम क्वेश्चन रहेगा बट घुमा देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा? लोवेस्ट पीके, दैट मींस मोस्ट एसिडिक पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्लोरीन एक है मेरे पास, यहाँ पर दो दो क्लोरीन है और यहाँ पर तीन तीन क्लोरीन है। याद करो वो दिन जब मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। एक बात बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा माइनस आई। तो सबसे ज्यादा माइनस आई किस में है? इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों तीन तीन क्लोरीन है, तो तीन तीन माइनस आई आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया ये। तो आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। कितना आसान है। और इसमें से कम क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन सारे क्वेश्चन ना थॉटफुल है।
कि आपको रिवीजन हो जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट का। और ज्यादा क्वेश्चन देख के अपने दिमाग मत लगाना, केवल वही जो बताया है क्लास में उसको याद करके जाओ, चीजें आसान लगने लग जाएंगी। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यदि सर ने ये बताया है कि एसिडी स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम, तो यही सोच के जाओ। और जानने वाली बात है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनटीए हर साल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सेट करता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हूबहू एज इट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन उठा के उसने पूछा है 4 बार। एनटीए ने 4 बार सेम क्वेश्चन पूछा है। एक बार एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा, एक बार पीके वैल्यू पूछ दिया, एक बार बेसिक पूछ दिया, फिर पीके वैल्यू पूछा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम आया है बट उसने घुमा दिया उसको। पीके वैल्यू पूछे या एसिडिक पूछे, बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सॉल्वेंट यूज्ड फॉर पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक में उन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सी रिएक्शन होगी। रिएक्शन कौन सी हो रही है पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम प्रोटिक की बात करेंगे और एप्रोटिक की बात करेंगे दोस्तों, तो हमने ये देखा हुआ है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है हमारा, वो देता है SN1 की रिएक्शन, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारा SN2 देता है दोस्तों, है ना। और ये बातें भी हमने डिस्कस करी है कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वेदर फ्लोरीन, वेदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, and if it is not attached to the fluorine, oxygen and nitrogen, then it is called polar aprotic solvent. If hydrogen atom is directly attached to the fluorine, oxygen and nitrogen, then it is called polar protic solvent. And if it is not directly attached to the fluorine, oxygen and nitrogen, then it is called polar aprotic solvent. कितना आसान है दोस्तों। हाइड्रोजन एटम की कनेक्टिविटी चेक करो और आपको प्रोटिक और एप्रोटिक याद आ जाएगा। याद रखना, तो प्रोटिक सॉल्वेंट जहां होगा वो रिएक्शन कौन सी होगी, SN1, और ए प्रोटिक में SN2। यहां उसने पूछा है ए प्रोटिक है मेरे पास और प्रोटिक है, प्रोटिक और ए प्रोटिक है। तो प्रोटिक है तो यानी कि कौन सा रिएक्शन है, SN1 की, और ए प्रोटिक है तो SN2। तो आंसर क्या होगा, SN1 एंड SN2। ठीक है दोस्तों। देखो एक ये क्वेश्चन है, आपको रिएक्शंस की नेमिंग बतानी होगी। इस रिएक्शंस की क्या नेमिंग है। नेम द फॉलोइंग रिएक्शंस। फॉलोइंग रिएक्शंस में आपको जो रिएक्शन दिया गया है वो किस नाम से जाना जाता है। अभी जो थोड़ी देर पहले जो मेरी वीडियो आई होगी चैनल पे, वो नेम रिएक्शन की वीडियो है, और उस वीडियो को आप देख लोगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको एज इट इज आ जाएंगे, और याद भी करवा दिया हूं मैंने शॉर्टकट ट्रिक से। इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखते जाओ दोस्तों कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं उसी ट्रिक से। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन था और उसको मैंने बेस डाल के फेनॉल बनाया। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बना रहा हूँ दोस्तों। अब इसको हम याद करवाते हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन, पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मैंने उस वीडियो में याद करवाया हुआ है। अच्छा, आपने एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर थी, उसका नाम सुना होगा, जिसका नाम था ढिंचक पूजा। सबने सुना होगा। तो वो जो मैंने पता करवाया कि वो जो ढिंचक पूजा थी, DCP, वो क्या थी दोस्तों, BA पास थी। DU से पढ़ी लिखी है, BA पास है, कंफर्म रिपोर्ट है। बस ये समझने के लिए है ना, नो ऑफेंस। तो DCP ढिंचक पूजा BA पास, यानी कि दो प्रोसेस में दोस्तों क्लोरोबेंजीन से आप क्या बनाओगे, फेनॉल बनाओगे। DCP दो प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनता है, क्या डालने पर दोस्तों, बेस डालने पे। ढिंचक पूजा BA पास। कितना आसान है, दो प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाना है, बेस डाल दिया हमने। तो दैट इज मींस कौन सा रिएक्शन है दोस्तों, ये दो प्रोसेस। समझ में आ गया। अब देखो, जादू से ये रिएक्शन याद करवाया था मैंने आपको। मेरी वीडियो को आप एक बार देख लो, आपको रिएक्शंस मेमोराइज हो जाएंगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, स्वाद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस बतानी है, इसमें क्या प्रोडक्ट होने वाला है। अब ध्यान देना, रिएजेंट देख के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट बताते हैं,
कि हमारे पास रिएजेंट कौन सी है और उसके थ्रू कौन सी प्रोडक्ट आने वाली है। हमारे पास रिएजेंट कौन सी है दोस्तों? अल्कोहलिक केओएच। याद करो, मैंने बताया था जब भी अल्कोहलिक केओएच आएगा ना दोस्तों, दैट मीन्स वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं? हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव कर रहा हूं। यहां पर Cl हमारा हेलोजन है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस होती है। तो आप इसको ऐसे सोचो कि मेरे पास ये Cl था, तो यहां पर मेरे पास यहां से Cl जाएगा और यहां से H जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो आप जब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे, एक Cl गया, एक H किया और डबल बॉन्ड आ गया। एक Cl गया, एक H किया और डबल बॉन्ड आ गया। एक Cl गया, एक H गया और डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या बनेगा? डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आया? कितना आसान है? बहुत आसान है। और एक क्वेश्चन इससे आ रहा है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है ये, आइसोसाइनाइड टेस्ट। व्हाट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट? इसको कहते हैं दोस्तों कार्बलामाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? कार्बलामाइन रिएक्शन। एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। टेस्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट पूछे, विक्टर मेयर टेस्ट पूछे, लुकास टेस्ट पूछे आपसे, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट पूछे, फेलिंग टेस्ट पूछे, ये सब आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। टेस्ट देखना, टॉलेंस फेलिंग मैंने दोनों बता रखा है, कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है। ये पूछेगा आपसे, which of the following compound will give टॉलेंट टेस्ट? which of the following compound will give, समझ में आया, फेलिंग टेस्ट। तो यहाँ पर कार्बलामाइन रिएक्शन है और आइसोसाइनाइड टेस्ट है। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट के अंदर क्या होता था दोस्तों? याद करो कि अमाइड होता था हमारे पास, है ना? तो अमाइड नहीं, अमाइंस होता था। तो हम अमाइंस में जब क्लोरोफॉर्म डालते थे तो वो क्या करता था? आइसोसाइनाइड बनाता था। रिएक्शन लिख देता हूं मैं आपको। हमारे पास अमाइंस है RnH2 और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? CHCl3 डाल रहे हैं, क्लोरोफॉर्म डाल रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा? RNC बनाएगा। दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। आपको पता है ना कि CN जो होता है वो साइनाइड होता है और NC जो होता है वो आइसोसाइनाइड होता है दोस्तों। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, दिस इज कॉल्ड साइनाइड एंड दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आइसोसाइनाइड टेस्ट हो रहा है। यानी कि 1 डिग्री अमाइन में जब मैं क्लोरोफॉर्म सुंघा रहा हूं तो ये आइसोसाइनाइड हो रहा है दोस्तों। याद रखना, अमाइंस में जितने भी टेस्ट होते हैं, कार्बलामाइन रिएक्शन है हमारा, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, 1 डिग्री अमाइन का यूज हर जगह होता है। तो यानी कि 1 डिग्री अमाइन हमेशा याद रखना। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए होगा दोस्तों? 1 डिग्री अमाइन के लिए। दिख जाएगा 1 डिग्री अमाइन क्या होता है? NH2 मानो, और इस पे यदि मेरे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। और यदि 2 अल्काइल ग्रुप आ जाए तो दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अमाइन। और यदि तीनों अल्काइल ग्रुप हैं तो दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री अमाइन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? क्लियर है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको पता होगा, बेसिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मेरा 1 डिग्री अमाइन क्या था? दिस वन इज 1 डिग्री अमाइन। और आइसोसाइनाइड टेस्ट हमेशा क्या देगा दोस्तों? 1 डिग्री अमाइन ही देगा। तो 1 डिग्री अमाइन कहीं भी दिखे तो दैट मीन्स कि वो कौन सा टेस्ट है? आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए यूज हुआ है। तो कार्बोलामाइन रिएक्शन आपकी यही होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। 5 क्वेश्चन आपको 10 मिनट का लेक्चर है, 5 से 10 मिनट का लेक्चर है। और ये लेक्चर देख लो, आप नींद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा, तो एक बार जरूर देख लेना। और मैंने ये ट्राई किया है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा के ये लेक्चर कराऊं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, अब जो है टाइम हमारे पास कम है, एक ही दिन बचा है पेपर के लिए, तो अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पूरे साल मेहनत की है दोस्तों, तो डॉक्टर बनने का जो सपना था आपका वो जरूर पूरा होगा, जो बचपन में आप सोचते थे। तो डॉक्टर आप जरूर बनोगे। तो इसके लिए आपको अब नहीं घबराना, क्योंकि हम बिल्कुल ही मंजिल से थोड़े कदम दूर है। कभी कभी हम मंजिल से थोड़ी दूर होते हैं ना, तो घबरा जाते हैं कि सर होगा कि नहीं होगा।
बहुत एंग्जाइटी हो रही है। नहीं दोस्तों, पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये मीम तो ज़रूर सुना होगा। तो पहले तो घबराना नहीं है पेपर से पहले, हिम्मत रखनी है कि ज़रूर पेपर में अच्छा करके आएँगे। बस सर की बातें याद रखो, एक बार रिवाइज़ कर लो। अब टाइम गया, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नेम रिएक्शंस और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस याद करना, देख लेना एक बार। फिजिकल में फॉर्मूले एक बार देख लेना और इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स देख लेना, किसकी ज़्यादा ट्रेंड्स आए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन आएँगे। अब बायो बायो के लिए यदि मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँ, तो मैं यही बताऊँगा दोस्तों कि 12th को आराम से कर लो पहले, रिवाइज़ कर लो, क्योंकि 12th में कम टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आसानी से रिवाइज़ हो जाएँगे। मर्ज़ी आपकी जैसे करना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिवाइज़ करो, जो क्वेश्चन दर दिए जा रहे हैं उसको रिवीजन करो, अच्छा पेपर जाएगा दोस्तों। घबराना नहीं है, यही टाइम है, हिम्मत रखो। दोस्तों सोचो, जब हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा आपको कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, सरकारी अस्पताल में आप डॉक्टर हो, लोगों का इलाज कर रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो दोस्तों। तो ज़रूर बनेगा, ठीक है? ज़रूर होगा दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।